सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सभी के सभी बच्चे आ जाओ बच्चों, फिर पढ़ने का काम शुरू करते हैं। मैं तो आप लोगों के कमेंट्स ही देख रहा हूँ कि आप लोग कहाँ हो कहाँ नहीं हो। कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी के सभी लोगों ने पिछली क्लासेस तक की बातचीत को अच्छे से देख लिया है, रिवाइज कर लिया है। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, चीज़ों को थोड़ा आगे लेकर पढ़ाने की कोशिश करते हैं और एक कहानी थोड़ी आगे ले चल लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, पिछली क्लास तक हम लोगों ने जो पढ़ने का शुरू किया था सिलसिला, बेसिकली वो जोन ऑफ क्वेश्चन का था।
है ना। जोन ऑफ क्वेश्चन से थोड़ा आगे अगर हम लोग चलने की कोशिश करें, मतलब जोन ऑफ क्वेश्चन के ही आधार पर अगर आगे हम चलने की कोशिश करें, तो कई सारी चीजें आती हैं जिसमें मैंने कहा नेम ऑफ मील्स। नेम ऑफ मील वही नियम रहना बच्चों, ध्यान रखना। अगर जनरल सेंस की आप बात करते हो तो जनरल सेंस के लिए आपको आर्टिकल की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक सेंस की अगर आप बात करोगे तो आर्टिकल द लगाना आपको पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं शी ब्रॉट ब्रेकफास्ट इन हर ऑफिस, ठीक है भाई। अब अगर इसी के पैरेलल मैं कहने की कोशिश करता हूं, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल, तो इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग हो गया। द ब्रेकफास्ट विच वी हैड इन द ताज वॉज अमेजिंग, या डिलीशियस, कोई भी चीज आप इसके लिए लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये द ब्रेकफास्ट कहने का मतलब इसकी वजह से ये मामला स्पेसिफिक हुआ। ये किसी होटल का नाम है, आप लोग जानते ही हैं मुंबई में, और मुंबई के अलावा भी इस होटल की और इंडिया में कई जगह पर ब्रांचेस हैं, तो ये अपनी जगह एक नेम फेम मेंटेन करता है, ठीक है बच्चों। अगली बात पर मिला देता हूं। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, हम लोगों ने सब्जेक्ट्स का जिक्र सुना है। नेम ऑफ सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, वो एरियाज जिन्हें आप पढ़ते हैं। हिंदी में अगर हम इसे कहें तो अध्ययन के विषय। थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। अगर आप किसी भी अध्ययन के विषय की बात करते हैं, जैसे आपने कहा मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों अगर इसी को आप किसी इंसान के साथ जोड़ने की कोशिश करें, आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर अगर आप इसी सब्जेक्ट को किसी इंसान के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे तो इसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे अगर मान लो आपके सामने कहने की कोशिश करूं द मैथमेटिक्स ऑफ गगन सर इज आर एक्सलेंट। अब मेरे दोस्तों अगर आप इस लिखी हुई बात को थोड़ा सा देखने समझने की कोशिश करोगे, just a minute please। सॉरी डियर स्टूडेंट्स। तो अब अगर हम इस लिखे हुए सब्जेक्ट को किसी इंसान के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये सब्जेक्ट किसी इंसान का खुद का बनाया नहीं है, ठीक है बच्चों। पहली बात तो ऐसे लिखे हुए मामले में हम इसके साथ आर्टिकल द कंपलसरी यूज करते हैं, और दूसरी बात ये हुई कि इस लिखे हुए सब्जेक्ट का अपना मीनिंग भी बदल जाता है। कैसे मीनिंग बदलता है, यानी कि जो मैथमेटिक्स गगन सर आप लोगों को पढ़ाते हैं, बेसिकली वो मीनिंग तैयार करता है, दैट इज कॉल्ड कैलकुलेशंस, ठीक है। ऐसे सब्जेक्ट के जब मीनिंग हम लोग बदलने का काम करते हैं जैसे अगर मैं मान लो आपके सामने कहूं द इकोनॉमिक्स, भाई तबीयत खराब हो रही है, बिल्कुल गुस्सा मत होना, पढ़ा रहा हूं। द इकोनॉमिक्स, इसका मतलब अगर हम कहें तो मनी मेकिंग स्किल्स, ठीक है जी। अगर मैं कहने की कोशिश करूं मेरे दोस्तों द पॉलिटिक्स, तो इसका मतलब होता है डिप्लोमेटिक व्यूज, ठीक है। अगर मैं कहने की कोशिश करूं द फिजिक्स, बच्चों आप लोगों के नाउन के दौरान ना मैंने कुछ क्वेश्चन छुड़वाए हुए हैं,
मैंने नाउन के दौरान आप लोगों के कुछ एक क्वेश्चंस छुड़वाए हुए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जरा अपने नाउन की ना शीट को देखोगे ना, तो नाउन की शीट 1 के आखिरी कुछ एक क्वेश्चंस हैं वो छुड़वाए गए थे, उनको इसके आधार पर सोल्व करेंगे। आर्टिकल द लगाने से मीनिंग और हेल्पिंग वर्ब दोनों चीजें बदलती हैं, ठीक है। और जैसे ही आपने इसका मीनिंग किसी से जोड़ने का काम किया तो इस लिखी हुई हेल्पिंग वर्ब का भी बिहेवियर प्लूरल रहता है। जनरल सेंस में अगर आप इसको यूज करते हैं मेरे बच्चों तो हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगुलर रहती है। जब द फिजिक्स आप कहने की कोशिश करते हो तो इसका मतलब समझ में आता है बच्चों, आप इसे कहते हैं डायमेंशंस। क्या कहते हैं बच्चों? डायमेंशंस। तो ऐसे कई सारे अर्थ बदलते चले जाते हैं। अच्छा देखो, आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा और वो सवाल ये है कि सर द मैथमेटिक्स ऑफ गगन सर कहने की अगर मैं कोशिश नहीं करूं और मैं इसको कहने की ऐसे कोशिश करूं गगन सर एपोस्ट्रोफ एस मैथमेटिक्स इज आर एक्सेलेंट, तो ये कहना ठीक होगा? बिल्कुल बात वही है, चाहे आप आर्टिकल द लगाकर इसे स्प्लिट कर लें या फिर आप किसी इंसान के साथ एपोस्ट्रोफ एस का यूज कर ही सकते हैं। कुल मिलाकर इसका बिहेवियर या इसका मीनिंग रहेगा प्लूरल ही, और प्लूरल की वजह से ही हम यूज करते नजर आएंगे आर। ठीक है बेटा, एक बार इस बात को थोड़ा ध्यान से देखेंगे फिर चलते हैं आगे। चलिए मेरे दोस्तों, थोड़ी सी बात को लेकर चल लेता हूं आगे। और इस जोन ऑफ क्वेश्चन का बिल्कुल ध्यान रखना बेटा, क्योंकि ये जनरल सेंस और स्पेसिफिक सेंस के आधार पर कई तरीके से आप लोगों को परेशान किया जाता है। ठीक है भाई। कुछ फेस्टिवल्स हैं जिनका सभी को पता है, या जनरल सेंस जिन्हें हम कहते हैं, इनके साथ आप आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे मैंने लिखा दिवाली, होली या ऐसा कोई भी आप अगर त्योहार की बात करते हैं, मैंने कहा रक्षाबंधन एक्सेट्रा। लेकिन कुछ त्योहार हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, इनके साथ कंपलसरी आप लोग आर्टिकल द यूज करते हैं बच्चों। जैसे मैंने कहा द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे, द गुड फ्राइडे। इनका पेपर में जिक्र मिलता है बच्चों, हल्के में मत लीजिएगा इसको। द ईस्टर संडे। ठीक है बच्चों, इनके साथ द लगता है क्योंकि इनको समझने के साथ साथ ये कुछ स्पेसिफिक ही होते हैं, और इनको समझने के साथ साथ आपको इनकी एक बैकग्राउंड की जानकारी नहीं हो तो ये त्योहार आपके लिए अनमने रह जाते हैं। ऐसे ही हमारा एक क्वेश्चन और आता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं नेम ऑफ सर्टेन डिजीज। कुछ डिजीज हैं जिनके साथ किसी भी तरीके की आपको आर्टिकल की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा फीवर, कफ, कोल्ड, इचिंग एक्सेट्रा।
लेकिन कुछ बीमारियां स्पेसिफिक सेंस के लिए ही यूज की जाती हैं। इनके साथ हम लोगों को स्पेसिफिक क्या बताना है मैं भी बताता हूं आप लोगों को। जैसे मैंने एक नाम लिया आपके लिए, मीजल्स, द मम्प्स, इसे डेंगू नहीं कहते, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ये है डेंगी। हम गलत बोलते हैं इसे, डेंगू हो गया, नहीं ये गलत है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है बच्चों, इनके साथ द का आप यूज करते हैं। रीजन क्या हुआ, क्योंकि ये बीमारी या तो पेंडेमिक है, पेंडेमिक तो खैर बीमारी का जिक्र लिखना ठीक नहीं है, या तो ये एंडेमिक है, ठीक है, या फिर इसी की अगर हम बात करें तो ये एपिडेमिक है। एंडेमिक की अगर हम बात करें तो किसी एरिया स्पेसिफिक में पाई जाने वाली बीमारियां हैं जिसे हम कहते हैं रीजनल डिजीज। और एपिडेमिक की अगर हम बात कहते हैं तो ये बच्चों एक ऐसी बीमारी हुई जो सडनली ब्रेकआउट होती है। सॉरी, जो अचानक से फैलती है। एक बार बच्चों इनको दोनों को थोड़ा ध्यान से देखो, फिर एक बहुत खूबसूरत बात करेंगे। तो मुझे लगता है ये बात आपने सीख ली है। अब बच्चों आर्टिकल्स का एक बहुत खूबसूरत पल मैं शुरू करूंगा आप लोगों के साथ। और मैं उम्मीद करता हूं अगर ये बातचीत आपने ध्यान से सुनी तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। आर्टिकल के अंदर एक बड़ी गजब की क्षमता है, आर्टिकल के अंदर एक बड़ी गजब की क्षमता है। और वो क्या क्षमता है, जब इसका आप यूज करते हो तो ये लिखे कहे बोले सेंटेंस के अर्थ को जबरदस्त तरीके से बदलने की क्षमता रखता है। अब कितनी तरह के इसके अंदर बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्या है वो बदलाव, किस तरीके से चीजें बदल सकती हैं, मैं अब आपके सामने इसका डिस्कशन शुरू करूंगा। ठीक है बेटा, तो चलो एक एक करके चीजों को समझने का काम करते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं, हम एक छोटा सा नियम समझने की कोशिश करेंगे। फॉलोइंग कैटेगरीज आर यूज्ड विदाउट आर्टिकल द एज their purpose is general and vice versa। मैं आपके सामने दोस्तों अब कुछ कैटेगरीज बनानी शुरू करूंगा। और इन कैटेगरीज की खास बात क्या है, आप जब इन कैटेगरीज की बात करोगे तो ये जनरल पर्पस के लिए यूज होती हैं। जब जनरल पर्पस की बात आप करते हो तो इनके अंदर आप लोगों को आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इनके साथ आर्टिकल यूज करते हो तो इनके आधार पर इसके अर्थ बड़े गजब तरीके से बदलते हैं। बड़े ध्यान से सुने समझें।
जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूं, ही, पहले इसकी ना कैटेगरी बना लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी, नेम ऑफ एजुकेशनल प्लेसेस। पहले इसे ध्यान से समझ लीजिएगा, कोई भी एजुकेशनल प्लेस आप लिख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, या फिर अगर हम कहने की कोशिश करें तो कोचिंग, कॉलेज तो मैंने लिख ही दिया, मदरसा, एटसेट्रा। अब देखो एक एग्जाम्पल लिखूंगा ना तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे अगर मैं आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूं बच्चों, मैंने कहा ही वेंट टू स्कूल, तो इस लिखी हुई बातचीत के अंदर हमें आर्टिकल लगाने की जरूरत है ही नहीं। इस लिखी बातचीत के अंदर हमें आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं। मैंने आपके सामने सेंटेंस कहा ही वेंट टू स्कूल। अब देखो यहाँ आर्टिकल अगर हम यूज नहीं कर रहे ना इस लिखे स्कूल के साथ, तो इसके आधार पर इसके मीनिंग को डिटरमिन करते हुए हम देख रहे हैं। इसका मतलब अगर वो इंसान स्कूल जा रहा है तो उस इंसान का स्कूल जाने का पर्पस जनरल है, और जनरल पर्पस जिसके लिए होगा, इसका मतलब ये जो ही है बेसिकली ये एक स्टूडेंट है। अगर ये एक स्टूडेंट है तो इसका स्कूल जाना तभी तो जनरल पर्पस सेटिस्फाई करेगा। अब अगर मैं इसी चीज को दोबारा से कहने की कोशिश करूं, ही वेंट टू द स्कूल, तो जब हमने इस लिखे हुए स्कूल के साथ आर्टिकल द लगाने की कोशिश की तो बच्चों इस स्कूल जाने का पर्पस इस इंसान के लिए जनरल नहीं स्पेसिफिक हुआ। स्पेसिफिक होने का मतलब क्या समझ आया कि ये जो इंसान है अब ये स्टूडेंट नहीं है। अब ये होने के लिए किसी भी इंसान का पेरेंट हो सकता है, गार्जियन हो सकता है। आप मेरी बात समझ में आ रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो किसी से मिलने के लिए स्कूल में गया है। पर्पस बदलता है, मीनिंग बदलता है, ठीक है। अब इसी चीज के आधार पर हमारे कई सारे लॉजिक तैयार हो जाते हैं। आर्टिकल लगने का मतलब जनरल पर्पस हुआ, आर्टिकल ना लगे तो पर्पस बदलता जा रहा है, ठीक है ना जी। अब एक काम करो जी, पहले एक बार ना इसको थोड़ा सा देख लो, इसी से मिलती जुलती चीजों को मैं उठाना शुरू करूंगा बेटा। चलो बेटा, अब थोड़ा सा इसी तरीके की बात को मैं आगे लेकर चलना चाहूंगा। अभी धीरे धीरे समझ में आएगी ये चीज जो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि मीनिंग निकालने, मीनिंग को समझने का एक बार स्किल डेवलप करना जरूरी है।
पब्लिक प्लेसेस, पार्क, गार्डन, प्रिजन, जेल, पार्क, गार्डन, प्रिजन, जेल, और अगर हम कहने की कोशिश करें हॉस्पिटल, बैंक, रेलवे स्टेशन, अब कहना चाहें तो एयरपोर्ट, कितने एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं मान लीजिए एक छोटी सी बात कहने की कोशिश करता हूं, मैंने आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, इन चारों पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करें। मेरे सामने लिखे हुए इन 4 सेंटेंसेस की अगर मैं बात करता हूं, कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करना। लिखा है ही वेंट टू जेल। अब ध्यान से समझना बच्चों, जेल का एक जनरल पर्पस क्या होता है। जेल का एक जनरल पर्पस होता है कैदियों को रखना, ठीक है। जेल का एक जनरल पर्पस होता है कैदियों को रखना, ठीक है ना जी। उनके लिए बेसिकली एक रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है, उनको बेसिकली रखा जाता है ताकि उनका एंटी सोशल बिहेवियर ठीक हो सके, उनके सामाजिक व्यवहार को ठीक करने का एक ये प्रयास होता है, ठीक। तो ही वेंट टू जेल का मतलब तो सर इसका मतलब हुआ कि जेल का एक पर्पस है जहां पर कारावास, जहां पर कैदियों को रखा जाता है। तो कोई भी कैदी खुद से तो जेल जाएगा नहीं, यानी कि इस लिखी हुई बातचीत का तो मीनिंग गलत हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं ही वेंट टू द जेल, तो द लगाकर इस जेल के साथ हम लोगों ने इसका स्पेसिफिक मीनिंग क्रिएट किया। और स्पेसिफिक मीनिंग क्रिएट करने का मतलब ये समझ में आया कि जिस ही की मैं बात कर रहा हूं या तो कोई ऑफिसर है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ऐसा है जो किसी से मिलने गया है। तो इसका मतलब यहां पर तैयार हुआ टू मीट समवन, ठीक है जी, फाइन। अब देखो इस बात पर लिखा है ही वॉज सेंट टू जेल। अब देखो यहां पर ये पैसिव कंस्ट्रक्शन इसके मीनिंग को जस्टिफाई करती है। ही वॉज सेंट टू जेल, इस बात का मतलब क्या समझ आया कि उस इंसान को अगर जेल भेजा गया है तो डेफिनेटली इस जेल के साथ हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया, तो इस ही का मीनिंग जस्टिफाई होता है कि बेसिकली या तो वो कोई इंसान ऐसा है जिस पर आरोप लगा है, एक्यूज्ड है, या फिर वो कोई ऐसा इंसान है जिसके ऊपर कोई भी तरह का आरोप के अलावा हम अगर कहना चाहें एक ऐसा इंसान है जिसने कोई एंटी सोशल एक्टिविटी की है, ठीक है ना जी। यानी कि वो इंसान वो है जो बंदी बनाया हुआ है। अब अगली बात अगर मैं देखना चाहूं, लिखा है ही वॉज सेंट टू द जेल। इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन पा रहा है ना। अगर मैं उसे सेंट कैटेगरी में लेकर आ रहा हूं तो डेफिनेटली वो एक्यूज्ड है या कॉन्विक्ट है, ठीक। तो उसे द लगाकर उसका मीनिंग तो बदलने की जरूरत नहीं, तो यानी कि ये भी कहना अपनी जगह गलत है। अब आपको समझ में आ गया, आर्टिकल लगने लगाने से मीनिंग पूरी तरीके से बदल जाता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं अगर कहने की कोशिश करूं आई वेंट टू एयरपोर्ट, मैं अगर कहने की कोशिश करूं आई वेंट टू द एयरपोर्ट, दोनों के मीनिंग में काफी परिवर्तन है। अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं आई वेंट टू एयरपोर्ट बिना आर्टिकल के, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि मैं
खुद ही वो इंसान हूं जिसे फ्लाइट पकड़नी और मैं कहीं ट्रेवल करना चाहता हूं। ठीक है, यानी कि मीनिंग देखो डिटरमिन कर रहा था, आर्टिकल लगा रहा था एयरपोर्ट के सामने, और उसी की वजह से मीनिंग या फंक्शन मेरा बदल रहा है। फिर मेरे सामने दूसरी बात आती है, अगर मैंने कहा आई वेंट टू द एयरपोर्ट, इसका मतलब ये समझ में आया कि मैं एयरपोर्ट खुद ट्रेवल करने के लिए नहीं, मैं तो वो इंसान हूं जो किसी को या तो सी ऑफ करने के लिए, या फिर मेरा कोई इंसान जान पहचान का आ रहा है जो फ्लाइट से उतरेगा और उसे मैं लेने के लिए आ रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब या तो मैं किसी को सी ऑफ करने के लिए जा रहा हूं, या फिर मैं किसी इंसान को रिसीव करने के लिए जा रहा हूं। मेरी बात समझ आ पाई भाई? आर्टिकल्स की ये गहरी बात है। कहने के लिए आर्टिकल कुछ भी नाम नहीं है, कहने के लिए आर्टिकल कोई टॉपिक भी नहीं है ना? और अगर गहराई से समझे तो आर्टिकल इतनी गहराई से मीनिंग को डैमेज कर जाता है अगर इसको सही ढंग से नहीं समझा जाए तो। मैं उम्मीद करता हूं इस चीज को आप देखेंगे ध्यान से, समझ भी आएगा। आई एम सॉरी। सॉरी, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, आप एक बार देखिए सर। एक्चुअली दिल्ली की बहुत बुरी हालत है और उसी हालत के विक्टिम्स हम हैं। खांसी, जुकाम, गला खराब। चलो भाई, तो हम उसी चीज के विक्टिम्स हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। अच्छा बच्चों, इसी तरीके की एक और कैटेगरी फिर हो गया। सॉरी, इसी तरह की एक और कैटेगरी जिसे हम अगर कहने की कोशिश करें, नेम ऑफ रिलीजियस प्लेसेस। रिलीजियस प्लेसेस भी इसी तरीके से आते हैं, जैसे मैंने कहा टेम्पल, चर्च, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर पूजा पाठ होते हैं, कॉन्ग्रीगेशन, धर्म सभा जहाँ होती है, कॉन्वोकेशन, मोनेस्टी एटसेट्रा। ठीक है, आर्टिकल द लगाओ तो बात अलग है, आर्टिकल द नहीं लगाओ तो बात कुछ और बन जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये दायरा हमारा एक ऐसा हुआ जिसमें हमें कई बार कंफ्यूजन दे दी जाती है। आर्टिकल लगाने और आर्टिकल ना लगाने का खेल है, कई बार हमें उलझा कर दे दिया जाता है। ठीक है भाई, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना। अरे भाई बहुत बुरा हाल है। चलो मीनिंग के बेसिस पर एक और चीज समझा देता हूँ।
इन्फेक्शन लेवल बढ़ा हुआ है और एनर्जी लेवल घटा हुआ है, थोड़ा सा भी टॉलरेट नहीं हो पाता। चलिए बात करनी शुरू करते हैं बेटा, मीनिंग एंड आर्टिकल्स पर। मैंने आपके सामने कुछ एक बातें लिखी हैं। इन सारी की सारी बातों को पहले ध्यान से आप लोग पढ़कर देखें, मीनिंग समझने की कोशिश करें, उसके बाद आगे बात करेंगे। इन पर सोचने की कोशिश करें भाई, फिर कहानी शुरू करते हैं। चलो मेरे भाई, हे राम, आप अगर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो इस बातचीत के अंदर अर्थ से काफी सारी चीजें बदलती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये जो लिखा है ये बेसिकली पॉजेसिव केस है। पहले मैं इसको समझाना चाहूंगा, इसका मतलब हमें समझ में आता है ये पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव केस होने का मतलब ये समझ में आता है कि भैया आपके बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है। अब आपके बहुत सारे अगर दोस्त हैं तो बहुत सारे दोस्तों का मतलब समझ में आता है कि दोस्तों में से तो आप किसी भी तरीके की बात कर सकते हैं। तो इस लिखे हुए पॉजेसिव केस का ये मतलब समझ में आया। माइन का मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, इनमें से मैं किसी एक दोस्त को निकालकर आपके सामने लेकर आऊं तो ये समझ में आता है कि ये तो माइन का मतलब हुआ और ये हुआ हमारे पास कोई भी एक फ्रेंड, ठीक है। यानी कि मेरे सारे के सारे दोस्तों में से कोई भी एक, जनरल सेंस कन्वे किया इसलिए आर्टिकल ए लगा दिया, ठीक है बच्चे। अब अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं इस मी, अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं इस मी को, तो इस मी का इस लिखे हुए फ्रेंड का अगर जिक्र है तो ये इक्विवेलेंट है इस बात के। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मेरा एक ही फ्रेंड है, जब मेरा एक ही फ्रेंड है
तो एक ही फ्रेंड होने का मतलब ये समझ आता है कि वो इंसान जब है ही मेरा एक फ्रेंड तो मेरा तो एक स्पेसिफिक फ्रेंड हुआ। इसीलिए इस लिखे हुए ऑब्जेक्टिव केस के नाते ये जो भी फ्रेंड हमने लिखा है ये जनरल ना होकर स्पेसिफिक होना चाहिए। अब इसका मतलब ये वाली बातचीत को हम लोगों ने जैसे ये लिखा है ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। ठीक है जी। आगे आती है एक बात, द फ्रेंड ऑफ माइन। माइन का मतलब तो आपके बहुत सारे दोस्त हैं। ठीक। अब आपके ये बहुत सारे दोस्त हैं, इसमें आप किसी के साथ द का अगर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि भाई साहब मेरे बहुत सारे फ्रेंड में से कोई एक ऐसा दोस्त है सिंगुलर जो स्पेसिफिक है। जबकि ग्रामेटिकली ये तो नॉनसेंस हो गई बातचीत। ग्रामेटिकली ये तो नॉनसेंस हो गई बात, क्योंकि जब मैं अपने माइंड की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर दोस्तों की संख्या एक से ज्यादा है, तो फिर एक सिंगुलर का जिक्र गलत हुआ। हाँ, ये कहना सही है कि द फ्रेंड्स ऑफ माइंड। ठीक है भाई, ये कहना अपने आप में बिल्कुल ठीक हुआ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे सारे के सारे दोस्त। ठीक है जी, ये अपनी जगह सही हुआ। और अगर मैं इसकी बात कहता हूं द फ्रेंड्स ऑफ मी, बिल्कुल गलत हुआ सर। मी की अगर मैं बात करता हूं तो मैं अपने एक दोस्त की बात करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए ये जो कहा गया है ये ग्रामेटिकली अपने आप में गलत है। इस बात को दोबारा से देख लीजिएगा। आज वो बच्चों एक अगली बात करते हैं। आपके सामने एक बुक बनाई है मैंने। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। ठीक है। सब लोग समझ तो रहे हैं कि सर क्या कर रहे हो। ठीक है भाई, मैंने आपके सामने एक बुक बनाई, द इंग्लिश एक्यूमेन। अब तो भैया जो कुछ है वो यही है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का एक छोटा सा प्रयास। ठीक है, अब इस लिखी हुई बात को अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करता हूं तो इससे जुड़े हुए सवाल कितने खूबसूरत हुए हैं। सबसे पहली तो बात ये समझ में आती है, सभी की सभी चीजों में द बुक कहना स्पेसिफिक है, ये अपने आप में बिल्कुल ठीक हुआ। अब मेरे सामने ये जो द बुक लिखी है इसे द बुक क्यों कहा गया? क्योंकि इस बुक में से मैं किसी भी एक पेज को निकाल रहा हूं। ठीक है, इस लिखी हुई इस बनी हुई बुक में से मैं किसी एक पेज को निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इस लिखी हुई बुक में से मैं किसी भी एक पेज को निकालने का काम कर रहा हूं, तो ग्रामेटिकली के लिए बिल्कुल सही है। अब अगर यहां लिखा है द पेज ऑफ द बुक, सर किसी बुक के अंदर एक पेज तो होता ही नहीं है ना। किसी भी बुक के अंदर एक पेज तो होगा ही नहीं, बुक के अंदर जितने भी हैं वो सभी के सभी पेजेस की बात करोगे। अरे भाई हाँ ना। तो पॉइंट कहने का जो हुआ कि आर्टिकल लगने या ना लगने से कही गई बात के अंदर जबरदस्त अर्थ को लेकर अनर्थ बन जाता है। एक बार इसे ध्यान से देखें फिर कहानी ले चलते हैं आगे।
I'm sorry. I'm sorry. मैंने आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, इन तीनों को थोड़ा सा देखें, फिर मैं इनके बारे में बात करनी शुरू करूंगा। अब देखो बेटा, इन लिखे हुए क्वेश्चंस पर काम करते हैं। मैं अगर कहूं मैं राहुल से मिला, दोनों चीजों के लिए अपना रिएक्शन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। मैं अगर कहूं कि मैं राहुल से मिला, तो इस बात का मतलब, फिर मैंने आपको कहा मैं एक राहुल से मिला, इस बात का मतलब, दोनों बातों में फर्क है। आप अगर ये कहते हो कि मैं राहुल से मिला, तो जिसके सामने आपने ये सेंटेंस कहा, उस इंसान को राहुल की जानकारी है। अगर मैं आपसे कहता हूं मैं एक राहुल से मिला, तो आपका पहला रिएक्शन यही होगा, कौन राहुल? आपका पहला रिएक्शन यही होगा, कौन राहुल? क्योंकि राहुल तो कोई भी हो सकता है, दुनिया भर के लोग हैं जिनका नाम राहुल है, मैं हर किसी राहुल को तो नहीं जानता। लेकिन अगर मैं कहता हूं आई मेट एन अनिल, इसी के आधार पर इसका अर्थ तैयार हुआ कि यूं तो हम लिखे हुए अनिल के बारे में कहें तो ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर किसी भी प्रॉपर नेम और वो भी किसका भैया, पर्सन का अगर हम जिक्र करते हैं, प्रॉपर नाउन की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम इसके साथ किसी भी आर्टिकल का जिक्र नहीं करते, जैसे मैंने यहां लिखा आई मेट अनिल इन मार्केट, इसका मतलब क्या समझ आया? इसका मतलब समझ आया कि अबाउट इट द रीडर इज अवेयर, कि जिसको आप बता रहे हो वो इंसान इस इंसान के बारे में जानता है। मैं अगर कहूं कि नीरज आज ऑफिस आया है, इसका मतलब इस नीरज के नाम का जिक्र आपके सामने हो चुका, आप जानते हैं। मैं अगर आपको कहूं कि एक राहुल आया है, तो आप पूछोगे तो सही कौन राहुल? बात समझ में आई? है जी? अगर मैं इस लिखी हुई बातचीत को ध्यान से देखता हूं और बातचीत ये कहती है कि भैया अगर प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन के साथ आर्टिकल ए या एन आप यूज करते हो, तो पहली बात तो ये समझ आई कि अबाउट इट द रीडर इज नॉट अवेयर, जानता ही नहीं है ये इंसान। और दूसरी बात हमें ये समझ आती है कि जब हमने इसके साथ आर्टिकल एन का यूज किया है, तो प्रॉपर नाउन ना रहकर ये बन जाता है आपका कॉमन नाउन। इसका थोड़ा ध्यान रखें, प्रॉपर नाउन ना रहकर ये बन जाता है आपका कॉमन नाउन। ठीक है बच्चे? एक अगली बात आती है, अगर हम इसी लिखी हुई बातचीत के साथ हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो ये एक तरह का कंपैरिजन तैयार करता है। कालिदासा इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर इंग्लैंड में
फादर ऑफ ड्रामास कहा जाता है। कालिदास इंडिया में फादर ऑफ संस्कृत ड्रामास कहा जाता है। तो हम बेसिकली शेक्सपियर का कालिदास से कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, और इसकी वजह ये आर्टिकल द है। बात समझ में आई? तो ये छोटे छोटे आर्टिकल के लॉजिक से कहानी बदलती चली जाती है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। अब एक बात मैं और लिखवा देता हूं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके सामने हाजिर होंगे आर्टिकल्स के, फिर हम बात करेंगे, ठीक है जी। देखो बच्चों, नेचर, गॉड, ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग, सोसाइटी, अगर हम कहने की कोशिश करें अलमाइटी, तो जितने भी ये है हमारे सारे के सारे नाउन्स, इनके साथ हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, क्योंकि इनकी कोई वैरायटी नहीं होती, इनका कोई अलग से मीनिंग नहीं होता। ठीक है बच्चों, एक बार इसे फटाफट से देख लें, ठीक है। 2 मिनट की बात आपको कुछ कहनी है, कमेंट्स में कोई चीज बात कहनी है तो आप कह सकते हैं, वरना अब आपके सामने मैं क्वेश्चंस पेश करूंगा बेटा, और उन क्वेश्चंस के डिस्कशन पर हम काम करेंगे। आदित्य साहब, अमेजन पर लिंक एक्टिवेट होने में थोड़ा सा समय लग रहा है, ठीक है, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए, अब आपके सामने क्वेश्चंस पेश हो रहे हैं, मैं बैठूंगा थोड़ी देर के लिए और आपके सामने क्वेश्चंस हाजिर होते रहेंगे, अपन डिस्कस करना शुरू करेंगे। जेंटलमैन प्लीज क्वेश्चंस जरा बच्चों के लिए लगाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही चीजें आप लोगों को जल्दी समझ आएंगी। सबसे पहले लिखे हुए 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चंस पर दिमाग लगाएं, फिर बात करनी मैं शुरू करूंगा बेटा आपके साथ।
चलो भाई क्वेश्चन पर ध्यान लगाने की कोशिश करें। पहला सवाल लिखा है दीज डेज ओनली रिच। बच्चों एडजेक्टिव्स के वक्त हमने समझा था कि हम लोग एडजेक्टिव यानी पॉजिटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द लगाकर पूरी की पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर बनता है दीज डेज ओनली द रिच कैन अफोर्ड द हॉस्पिटेबिलिटी। बाकी के सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है। देखो बच्चों आर्टिकल्स के बारे में मैं शुरू से ही एक चीज बता देता हूं आप लोगों को। आर्टिकल्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस देने का एक पर्पस ये है कि इस पर आपकी मेहनत ज्यादा चाहिएगी। ठीक है, तो आप ऐसा ना सोचे कि मैं हर एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा। आप लोग इस पर जितना खुद से काम करेंगे मेहनत करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। आपको आंसर की भी दी गई है आर्टिकल्स की, आप उनके आंसर्स अपने अकॉर्डिंग मिलाते भी जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। ही इज एज वीक बॉय एज माई ब्रदर। तो देखो एज का पेयर तो अपनी जगह ठीक काम कर रहा है, लेकिन बात लिखने का तरीका ठीक करना होगा। और ये हुआ ही इज तो इस लिखे सेंटेंस को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ही इज अ बॉय एज वीक एज माई ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 3 पर काम करते हैं। लिखा है ही हैज बीन सेंट टू द प्रिजन। देखो बच्चों ये हमारा डिस्कस किया हुआ ही सवाल आ गया। ठीक है, तो यहाँ सवाल जो लिखा है ही हैज बीन सेंट टू द प्रिजन। अब अगर उसे भेजा गया तो डेफिनेटली वो इंसान कसूरवार है, तो ये सेंटेंस ठीक होना चाहिए ही हैज बीन सेंट टू प्रिजन सेवरल टाइम्स। ठीक है जी, बाकी के सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। आगे का लिखा हुआ है हमारा सेंटेंस नंबर 4। लिखा है क्वेश्चन प्रिंस चार्ल्स इज। देखो बच्चों हम लोगों ने साउंड के बेसिस पर समझा था, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है इसे हम कहते हैं एयर, तो वाउल साउंड है, इसीलिए सेंटेंस होना चाहिए प्रिंस चार्ल्स इज एन एयर टू द थ्रोन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है बेटा, अगले सेंटेंस पर आ जाओ। लिखा है द सिंगिंग। बच्चों याद रखना किसी भी प्रोफेशन के नाम के साथ आर्टिकल द का यूज कभी नहीं होता। ठीक है जी, द सिंगिंग कहना पूरी तरह गलत है। ठीक है ना, आई लाइक टीचिंग, तो ये नहीं कहें कि आई लाइक द टीचिंग, बिल्कुल नहीं। किसी भी प्रोफेशन के नाम के साथ आर्टिकल का कभी भी यूज नहीं होता। अगली बातचीत से मिल लेते हैं बेटा, जरा क्वेश्चंस पर दिमाग लगाएं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखते हैं। कालिदास सूरदास इज ऑफन कॉल्ड। वही सवाल है जो भी आपके सामने स्क्रीन पर था। ठीक है, द मिल्टन द मिल्टन ऑफ इंडिया। बाकी का सेंटेंस अपने आप में ठीक है बेटा। क्वेश्चन 7 पर काम करते हैं। द ओल्ड वुमेन प्लेस्ड कैटल। कैटल नहीं, कैटल एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इंट्रोड्यूस अगर आप कर रहे हैं तो बेटा आर्टिकल द नहीं ए लगेगा। ठीक है, द ओल्ड वुमेन प्लेस्ड अ कैटल। ठीक है, और उसके बाद इसने लिखा है ऑन फायर एंड केम बैक टू द बेडरूम। अब ध्यान से समझो बेटा, द बेडरूम कहना बिल्कुल ठीक है। अगर द नहीं लिखा होता, अगर मैं आपके सामने सेंटेंस बोलता हूं आई वेंट टू बेड, इसका मतलब क्या समझ आया कि भाई मैं बेड अगर बिना आर्टिकल के मेंशन करता हूं तो जनरल पर्पस हुआ, तो इसका मतलब मेरा पर्पस हुआ जाकर मैं सोने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं आई वेंट टू द बेड, इसका मतलब मैं सोने के लिए नहीं, मैं गया बेड पर, मैंने कोई काम किया या बेड की तरफ गया और उसके बाद मैं वापस आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखो कोई इंसान अगर अगर कैटलर लगता है तो चाय कॉफी बनाने के लिए, तो बेड पे सोने की तो कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है बेटा, तो ये द बेड तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाए। द शिप पास्ड थ्रू द बे ऑफ बंगाल। द बे ऑफ बंगाल, इसका ध्यान रखें बेटा।
अगला सवाल आता है, बाय ऑल स्टैंडर्ड्स ही इज अ बेस्ट सोल्जर। सभी बच्चों को इस चीज की जानकारी है कि हम लोगों का जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ हम हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, जो सुपरलेटिव डिग्री है इसके साथ हम हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगली बात आती है, इट बीइंग रेनी डे, नहीं, इट बीइंग अ रेनी डे। अगले क्वेश्चंस पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे बच्चों प्लीज। चलिए बच्चों, क्वेश्चन पर काम करते हैं। आदित्य जैसे ही अपडेट होगा बेटा सबको पता चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पर काम करते हैं, लिखा है सवाल, बोथ optimist and pessimist contribute to society. The optimist invents the aeroplane, the pessimist the parachute. Scientific invention the के साथ. My friends insisted that I should see the movie from the beginning to the end, क्योंकि फिल्म की शुरुआत भी स्पेसिफिक होती है और अंत भी स्पेसिफिक होता है। अगला सवाल आता है मेरे दोस्तों, he did not go to the city on foot, he went there by the train। बच्चों ये तो हम लोगों ने प्रेपोजिशन में भी समझा था कि ट्रेन से पहले बाई के बीच द लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 14, विद अ लिटिल, विद अ लिटिल, विद अ लिटिल इमेजिनेशन, विद अ लिटिल पेशेंस, अ लिटिल कहोगे बेटा,
with a little patience you will be able to cross this hurdle. क्वेश्चन 15 आता है द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस. जब देखो डिस्क्लोजर और सिनॉप्सिस एक ही मीनिंग तैयार कर रहे हैं तो द डिस्क्लोजर ऑफ सिनॉप्सिस ऑफ थनकर कमीशन. सिनॉप्सिस से पहले द लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है बच्चों. तो बच्चों देखो आर्टिकल्स में जो बेसिक चीजें हैं वो भी और टॉप लेवल की चीजें वो भी, दोनों चीजों पर मैंने आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कशन किया. आर्टिकल्स को बेहद खूबसूरत तरीके से आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना पूरी तरीके से असंभव है. आप इन्हें अच्छे से जब मेहनत करेंगे, दिमाग लगाएंगे तो चीज़ें आपको समझ आएंगी. ठीक है बेटा. अब मेरा आपका जो मिलन होगा सोमवार को होगा और सोमवार को हम लोग जो बात करनी शुरू करेंगे दोस्तों, सोमवार को हमारा जो सफ़र होगा, जिक्र होगा, उसमें हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के बारे में और वो हमारी महफिल आखिरी होगी. उसके बाद हम लोग आप लोगों के लिए लिंक यहाँ पर एक्टिवेटेड है. आप अपनी बुक जो परचेज करना चाहते हैं बच्चे, इंग्लिश एक्यूमेन आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो ज्ञानवर्ल्ड.com पर आप विजिट कर सकते हैं. और रही बात अमेज़न की, अमेज़न का जो सेक्शन है बच्चों उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर लिंक जनरेट करने में समय लेते हैं. ठीक है ना. इसीलिए आप लोगों के लिए फिलहाल ज्ञानवर्ल्ड.com से, और जिन बच्चों ने बुक ऑर्डर कर दी उनको तहे दिल से धन्यवाद. उनकी डिलीवरी उनको टाइमली मिल जाएगी. हर एक स्टेट में 20 तारीख तक हर एक स्टेट में बुक्स पहुंच जाएंगी. ऑफलाइन अगर हम बुक खरीदते हैं थोड़ी कॉस्टली मिलती है. ऑनलाइन बुक अगर आप ऑर्डर करते हैं ज्ञानवर्ल्ड.com से या अमेज़न से तो उसमें आपको काफ़ी हैवी डिस्काउंट भी मिल जाता है. ठीक है. तो बच्चों अपनी अपनी कॉपीज़ ग्रैब करें और मैक्सिमम जो कंटेंट है आप उससे देख सकते हैं. लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट आप देख सकते हैं. आपके लिए इतना ही. मिलते हैं सोमवार को. गुड नाइट. लव यू ऑल. टेक केयर.